The question is if 5L plus M plus 3N is 0, also we have 5Mn minus 2NL plus 6LM is 0. Question देखो क्या दिया है. Question number 14 in 5.3 is find the angle between the lines whose direction cosines satisfies the equation. So here we have two equations in LMN form. Okay, और इसके बेसिस पे हमें दो एंगल्स का, दो लाइंस का एंगल फाइंड करना है, दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है. हमने देखा था हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी हैव टू फॉर्मूले. One is based on direction cosines. If you remember, formula tha cos theta equals to mod of L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. And second one is based on direction ratios, and the formula is actually cos theta is mod of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon root of A1 square plus B1 square plus C1 square into root of A2 square plus B2 square plus C2 square. ये दो फॉर्मूले हैं. सो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बेसिस पे ये चलता है. ठीक है. अब अगर ये नॉर्मल सीजन होता आपके 12th का, जहाँ पे पेपर एक नॉर्मल तरह से बनता, तो भी ये क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता है, कभी कभी रेयरली ही आया होगा. इसमें करना क्या रहता है देखो. फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग देखते हैं वी हैव 5L plus M plus 3N equals to 0. यहाँ से क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक टर्म की वैल्यू फाइंड करो. मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इजी लग रहा है इसके लिए. M is equals to here minus 5L minus 3N, ये हो जाएगा M की वैल्यू. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब जो ये M की वैल्यू हमने फाइंड किया है, सब्स्टिट्यूट दैट M इन इक्वेशन नंबर 2. जहां भी M मिलेगा, यहाँ है, यहाँ है, M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनने वाला है, सॉल्व करना पड़ेगा, उसको संभाल के कैलकुलेशन संभालना पड़ेगा. ऐसा होगा. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अगर दिख रहा है -25L minus 15N, इसमें N का मल्टीप्लीकेशन भी होना है into N minus 2NL, इसमें जाएंगे तो 6 5 जा, मतलब -25NL minus 15N square minus 2NL minus 30L square minus 18NL equals to 0. ऐसा मिला. तो अब देखो ध्यान से, पहले स्क्वायर वाले टर्म ये दोनों हैं, तो हमें मिल रहा है -15N square minus 30L square. NL को देखते हैं, -25 to 27 18 कितना हो जाएगा, 27 plus 18 कितना होगा है जी? 45 NL equals to 0. डिवाइडिंग बाय -15 कर सकते हैं हम लोग. 3N square प्लस 2L square, सॉरी 15 से किया ना रे, 1 आएगा, सॉरी. -3NL इक्वल्स टू, माइनस भी नहीं, +3NL इक्वल्स टू 0. डिवाइडिंग बाय 15 से किया मैंने, -15 से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड्स. तो अब मुझे मिल रहा है, देखो अगर ध्यान देंगे हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं 2L square plus 3NL plus N square equals to 0. ऐसा. अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे 3, 2 1 2, 2 plus 1 is 3.
So 2l square plus 2nl plus nl plus n square equals to 0. 2l is common, l plus n plus n is common and l plus n equals to 0. So now we have l plus n and 2l plus n equals to 0. दो टर्म मिल गए. अब इसके बाद देखोगे तो either we can say l plus n is 0 और 2l plus n is 0. When l plus n is 0 तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं l is equals to minus half n. ठीक, हेलो. यस सर. अब देखो ये जो l की वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ n, ये अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ n. ठीक है, पॉइंट समझा कुछ मैंने क्या बोला? l की वैल्यू अपने को मिल चुकी है इन टर्म्स ऑफ n यहाँ पे. अब यहाँ पे आप l की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n फाइंड कर सकते थे या n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l फाइंड कर सकते थे, कुछ भी हो सकता है दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अब l की वैल्यू पहले ये फिर ये, आप अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, सपोज मैंने l की वैल्यू लिया -n, तो यहाँ पे क्या आएगा, -n सब्स्टिट्यूट करूंगा l की जगह पे, तो ये +5n - 3n, m विल बी 2n, ऐसा मिलेगा. और अगर l की वैल्यू -12n लिया तब ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बनेगा. -12n लिया तो इट विल बी 5/2, 5/2n - 3n, तो -5/2n - 3n, 2 3 6, तो आई थिंक -1/2n आएगा. हेलो, किसको अभी तक मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं है. कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या? यस सर. अब तक मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया. अब अगर ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए तो उसके बाद का जो पार्ट है तीनों को, मतलब क्योंकि यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिले हैं, तो इसलिए आपको दो तरह से रेशियोज मिलेंगे. जैसे कि फर्स्ट मिला है l इक्वल्स टू माइनस, इफ l इज इक्वल्स टू -n, तो हमें मिला m इज इक्वल्स टू 2n, एंड इफ l इज इक्वल्स टू -12n, तो m इज इक्वल्स टू भी -12n ही मिला है शायद, कैलकुलेशन अगर करेक्ट है तो. -12n वापस सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या हो रहा है. 5/2n - 3n, यस वही आएगा. ओके, अब इसके बेसिस पे अगर देखोगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर क्लियरली ये थोड़ा इजीली दिख रहा है तो मैं लिख सकता हूँ l इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू -12. इट मीन्स हियर इज द रेशियो मैं बोल सकता हूँ 1 1 -12 आया. हेलो, ये पार्ट समझा? दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. हाँ. हाँ, तो दोनों को अगर इक्वेट किया तो उसके बेसिस पे अगर रेशियो आप देखते हैं तो इसका 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, इसका -12 है. सेम थिंग यहाँ पे खेलना है. यहाँ पे थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को. एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि l इज इक्वल्स टू -n है यहाँ पे, तो m इज इक्वल्स टू 2n है, तो इसको मैं ऐसा करना पड़ेगा. ये ऐसा आएगा अगर मुझे सेम इसके ऐसा दिखाना है तो -n इज इक्वल्स टू -12m, मैंने 2 को इधर भेजा और माइनस ले लिया, तो मतलब मैं इसको इसलिए ऐसा किया, मैं इसको अब ऐसा लिख सकता हूँ l इज इक्वल्स टू -12m इज इक्वल्स टू -n. अब तीनों सेम हो रहा है, मतलब 1 -12 -1. ठीक, तो ये जो मिला ये आपको ये रेशियो मिल रहा है, ये दोनों आपको रेशियो मिला. तो रेशियो हम लोग बोल सकते हैं, रेशियो मतलब डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं, A B C, A1 B1 C1, A2 B2 C2.
अगर दो डायरेक्शन रेशियो मिल चुका है तब आप इसके बेसिस पे इजिली फाइंड कर सकते हो कॉस थीटा, क्योंकि आपको शायद एंगल पूछा है, तो एंगल पूछा है तो दोनों का रेशियो को बेसिस पे एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे सिर्फ एक ही जो स्टेप है थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दैट इज द लास्ट स्टेप, कि हम लोग इसके वैल्यूज को इक्वेट कैसे करेंगे। तो सिंपल सा ध्यान देना है। देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, मैं वापस यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने लिया था L इक्वल्स टू माइनस एन और यहाँ पे ले लिया L इक्वल्स टू माइनस हाफ एन। अगर इसको इजिली करना होता, थोड़ा सा कैलकुलेट हाफ क्या बोलते उसको, कोएफिशिएंट से बचना होता, तो मैं इसको ऐसा भी लिखता, तो फिर माइनस हाफ में नहीं जाता आगे। n इक्वल्स टू माइनस टू एल लेता, यहाँ पे n इक्वल्स टू माइनस एल लेता, और फिर यहाँ पे मैं n के जगह पे सब्स्टिट्यूट करता, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और फिर आपको ध्यान देना है कि तीनों इक्वल्स में कैसे आ जाएंगे वो आप एडजस्ट कर लो, और एडजस्ट करने के बाद वहां से आपको रेशियो मिलेगा। एक बार रेशियो मिल गया तो एंगल फाइंड करना आपके लिए इजी है, एंगल के लिए आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ मन में आ रहा है तो पूछ लो। सर दोनों इससे भी सेमी रेशियो मिलेगा ना? देखो मैं वापस एक पॉइंट पे जाऊंगा। अपने को ये ध्यान देना है कि हम लोग डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर रहे हैं, राइट। ये डायरेक्शन रेशियो देगा, क्योंकि रेशियो है तो डायरेक्शन रेशियो आएगा। तो आपको ये ध्यान देना था कि डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन क्या था। कोई भी रियल नंबर जो LMN के प्रोपोर्शन में आएगा वो डायरेक्शन रेशियो था। तो इसलिए डायरेक्शन रेशियोज अगर देखा जाए तो वो बदलते रह सकता है, बट आप फाइनली एंगल फाइंड करने जाओगे तो सेम आएगा। ओके सर। एनी रियल नंबर्स प्रोपोर्शनल टू LMN आर डायरेक्शन रेशियोज। ये हमने बार बार उस दिन वही घिसा था, अगर याद होगा तो। ठीक है, ये 5.3 था। अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में जाना है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे जितने क्वेश्चन थे सॉल्व किए, अब क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे जाते हैं। आज देखते हैं कितना हो पाता है। ये दोनों हो गया तो एक बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक सिर्फ एक एक्सरसाइज है वेक्टर में जिसमें डॉट एंड क्रॉस को मिक्स किया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, मैंने ध्यान नहीं दिया है कि टेक्स्ट बुक में ऐसे सॉल्व एग्जांपल हैं कि नहीं, बट मोस्टली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस टाइप के सम्स आपको इस बार बोर्ड में देखने को शायद ना मिले। तो जो लोग बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अबव 90 मार्क्स, वो लोग ये सम को पढ़ सकते हैं। बट जिनको 70-80 से ही मतलब है तो वो इग्नोर भी करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट which is called cross product, also vector product। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में डायरेक्शन मैटर करता है। स्केलर प्रोडक्ट में, दैट इज डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन आ ही नहीं रहा था, अगर आप ध्यान दोगे। सो हियर ये पार्ट भी आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। इफ वी हैव टू वेक्टर्स a बार एंड b बार, देन देखो अभी थोड़ा सा आप लोग को इसमें सोचना पड़ेगा। a क्रॉस b क्या होता है। अगर आप a क्रॉस b फाइंड करने जाओगे तो a क्रॉस b इज अ वेक्टर which is perpendicular to both A and B। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको अगर थोड़ा सा इसको, प्रॉब्लम यहाँ पे यही होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो एक पेन जो है हमारा, ये ऑरेंज सपोज A बार है, व्हाइट सपोज B बार है, तो A क्रॉस B क्या होगा। A क्रॉस B मतलब ये होगा, ठीक है। दिस इज योर A क्रॉस B, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। दिख रहा है सबको? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो ये ध्यान दो, इफ दिस इज A बार, दिस वन इज B बार, देन A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। सो दिस इज योर A क्रॉस B, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कई सारे पॉइंट्स अभी आएंगे। सो डायग्रामेटिक वैसे ये आपका A क्रॉस B हो गया। तो हम लोग कैसे इसको पढ़ते हैं, A क्रॉस B इज एक्चुअली इक्वल्स टू
mod A mod B sin थीटा n कैप। n कैप क्या है? जैसे मैंने बोला कि A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का डायरेक्शन मैटर करता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, बट ऑफ कोर्स बहुत कम लोगों को याद होगा शायद। तो क्योंकि वो डायरेक्शन पे मैटर करता है, तो जो डायरेक्शन प्रोवाइडर है दैट इज एन कैप। ये जो मैं बोल रहा हूँ A क्रॉस B, ये A क्रॉस B है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो इसको जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो एन कैप है जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दैट एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B अगेन। ओके, तो ये दोनों आप बोल सकते हो A क्रॉस B और n बार पैरेलल वेक्टर हैं, मतलब एक ही लाइन पे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो A cross B is mod A mod B sin theta n cap. Therefore, the magnitude of A cross B will be mod A mod B sin theta, क्योंकि magnitude of n cap will be 1. तो mod of A cross B will be mod A mod B sin theta. अब जैसे ही यहाँ पे आते हैं, किसी को एक मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग को खुद से याद होना चाहिए था, बट ये डिफिकल्ट पार्ट है आप लोग को याद रखना कोई भी चीज। तो अगर ध्यान होगा, हम लोगों ने क्रॉस जब डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखना है ना, तो दोनों को कंपेयर करते जाओ, बहुत इजीली सब कुछ याद रहेगा। ये देखो, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट के पॉइंट्स याद होंगे, सबसे पहले क्या आ रहा था? A डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ पे डायरेक्शन था ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। देन जैसे ही यहाँ पे ये आया, उसके बाद हमने फाइंड किया था कॉस थीटा एंगल। कॉस थीटा आने के बाद हमने फिर क्या देखा था? कंडीशंस देखा था। इफ थीटा इज 0 तो क्या होगा, इफ थीटा इज 180 तो क्या होगा, और थीटा इज 90 तो क्या होगा। ये तीन कंडीशंस हमने लिए थे। एंड देन हम लोग आ चुके थे कि अगर दोनों के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो हम लोग एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें थी। तो सेम कहानी इस स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग अभी क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे, सेम स्टेप्स के बेसिस पे, कि आपको याद रहेगा और कंपेयर करते जाओ। अगर मन में ध्यान में रखोगे तो कंपेयर करना इजी होगा। सो हमें जैसे ही मिला mod A क्रॉस B इज mod A mod B sin थीटा, देयरफॉर sin थीटा विल बी mod of A क्रॉस B अपॉन mod A mod B। ठीक है, ये हो गया sin थीटा की वैल्यू। ओके, अगर आपको एंगल फाइंड करना है, साइन एंगल फाइंड करना है, ये क्वेश्चन बोला जा सकता है। अगर साइन एंगल फाइंड करना है तो साइन थीटा इज एक mod of A क्रॉस B अपॉन mod A mod B। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपको, जो कि हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ बोल के स्किप किया था कि ये क्वेश्चन हम लोग सेकंड या नेक्स्ट एक्सरसाइज में इजीली कर सकते हैं। आपने ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में यूज भी हुआ था, आपने अगर ध्यान देगा दिया होगा, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, यूनिट वेक्टर अलोंग पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, direction of given vector, let it be A bar, is always that vector upon its magnitude। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने बहुत इजीली पढ़ा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आपको याद रखना, मैं कई बार बोल चुका हूं। कभी भी आपको क्वेश्चन आता है टू फाइंड यूनिट वेक्टर along parallel or in the direction of given vector, the formula is given vector upon its magnitude। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज करेगा, अब क्या पूछेगा? टू फाइंड यूनिट वेक्टर which is perpendicular to two vectors। यहाँ पे क्या बोला? यूनिट वेक्टर along or parallel or in the direction of given vector, the formula is that given vector upon its magnitude। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? टू फाइंड यूनिट वेक्टर which is perpendicular to two vectors। देखो उसके स्टेटमेंट में डिफरेंस है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं वी हैव n cap which is a unit vector and that n cap is perpendicular to both A and B, क्योंकि n cap ही तो A क्रॉस B को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्चुअल देखेंगे तो हमें n cap की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि n cap is a unit vector which is perpendicular to both A and B। तो अगर n cap की वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज अगर ये इक्वेशन नंबर 1 लो, ये इक्वेशन नंबर 2 लो, 1 डिवाइड बाय 2 करो, 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ए बी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा।
आपको मिलेगा n कैप इक्वल्स टू a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। n कैप इक्वल्स टू a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। ऐसा अगर सबको समझ में आ रहा है तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, और फिर डिवीजन के बाद हमें दिख रहा है कि एन कैप की वैल्यू आ रही है a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और देना है, अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन आता है टू फाइंड यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया कि अगर ये मेरा a बार है ये b बार है, तो a क्रॉस b क्या है, ये वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, मैंने ऊपर की तरफ दिखाया। कंडीशन सिर्फ ये बोल रहा है कि दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, तो अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये वेक्टर नीचे की तरफ भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? हेलो, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए और बी के, तो परपेंडिकुलर होगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने दिखाया, बट इसमें डायरेक्शन तो कहीं बोला नहीं है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो भी तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक, तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो वो परपेंडिकुलर तो है, तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो सकता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई साइन विल बी प्लस और माइनस। एक और चीज आपको ध्यान देना था यहाँ पे कि क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, इज माइनस b क्रॉस a। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करोगे तो साइन चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे भी वही पॉइंट आ रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स इज प्लस और माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो अगर आपको बोला टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी, तो प्लस और माइनस ए बी क्रॉस सी डी अपॉन मॉड ऑफ ए बी क्रॉस सी डी, ऐसा। ठीक, ये हो गया एन कैपिटल, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ, अब देखो साइन थीटा मिल चुका था हमें, साइन थीटा मिल चुका है तो इसके बेसिस पे हम लोग एंगल वाला गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। इफ a बार इज पैरेलल टू b बार, इफ a बार इज पैरेलल टू b बार, तो आइदर वो पैरेलल होगा और एंटी पैरेलल होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर पैरेलल है तो आप बोल सकते हो एंगल विल बी 0। ठीक, एंटी पैरेलल है आप बोल सकते हो एंगल विल बी 180। तो अगर एंगल 0 हो या 180 हो, साइन 0 और साइन 180 बोथ इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलेगा a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b साइन 0 और साइन 180, बोथ केस में वो 0 होगा, तो आपको क्या मिलेगा, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। और इफ a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, मतलब यहाँ पे देखो पैरेलल मतलब क्या, थीटा क्या मिलेगा 0 या 180, और यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा 90 π/2। तो अगर साइन 90 हम सबको मालूम है ये 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या आएगी, मॉड a मॉड b एन कैप, क्योंकि साइन 90 1 हो गया, तो a क्रॉस b इज a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b एन कैप, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज 1। ठीक, अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें आपको वापस याद दिलानी है। मैंने जब से डॉट प्रोडक्ट पढ़े हम लोगों ने 2-3 लेक्चर जो भी लगे, एक बात बार बार मैंने रिपीट किया कि वेक्टर के दुनिया में कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, हमने कुछ सम्स भी सॉल्व किए उसके बेसिस पे, कभी भी क्वेश्चन आता है प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो मैंने बोला हमेशा डॉट प्रोडक्ट के पास जाओ, क्योंकि हम जानते हैं इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ठीक, सिमिलरली अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है इस तरह से कि वेक्टर के अगर मान लो कंपोनेंट्स दिए हो, तो इट प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन द बेस्ट वे इज टू प्रूव क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ठीक, अगर कंपोनेंट नहीं दिया है तो एक चीज हमने और भी पढ़ा हुआ है, इफ एनी वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, if any one vector is a scalar multiple of another vector, then also we can say the vectors are collinear or parallel, ये हम पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर कंपोनेंट्स दिया है, मतलब a बार b बार की वैल्यू दिया हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है,
To show two vectors are parallel, it means to show cross product is equals to 0. And कभी भी perpendicular prove करने बोला, it means to show dot product is 0. ये बहुत अच्छे से ध्यान देना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, if a dot b is equals to 0 और a cross b is also equals to 0, इसका मतलब क्या हुआ? a dot b is 0 and a cross b is also equals to 0, इसका मतलब क्या हुआ? सर परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं। हाँ तो वो तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, a डॉट बी इक्वल्स टू 0 बोला और a क्रॉस b भी 0 बोला, मैं दोनों 0 बोल रहा हूँ। कोई है कुछ सोच के बोल सकता है? हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई समझ रहा है क्या? हाँ हेलो, क्या बोला? मैग्नीट्यूड में 0 सकते हैं हाँ, कौन बोला जी? सर। अभिषेक सर। थैंक यू मिश्रा जी, गुड, थोड़ा सोचते हो। देखो यही सोचने वाली बात है। हमने क्या पढ़ा अब तक? अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब a इज पैरेलल टू b। लेकिन दोनों केस में अगर 0 दे दिया है इसका मतलब ना ही वो परपेंडिकुलर ना ही, क्योंकि एक ही वेक्टर आपस में पैरेलल और परपेंडिकुलर ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों वेक्टर में से कोई ना कोई वेक्टर 0 है, ठीक, इसी के वजह से उसके प्रोडक्ट 0 हो रहे हैं। अदरवाइज दोनों 0 तो दोनों पैरेलल या परपेंडिकुलर तो एक साथ नहीं हो सकता, ठीक। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने देखा कि since a, if a is parallel to b, in that case if two vectors are parallel, in that case angle between those two vectors will be either 0 or 180 and then cross product will be 0. So therefore I cross I, j cross j and k cross k all equals to 0, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो each and every vector is parallel to itself है, each and every vector is parallel to itself है, इसलिए आपस में ही जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 आया था, याद है ना? क्योंकि वहां पे एंगल 0 बना रहा है, अगर तो एंगल 0 बना रहा है तो इस केस में cos 0 1 होता है, इसलिए आंसर 1 आया था। यहाँ पे sin 0 0 होता है, इसलिए आंसर 0 आ रहा है। और उसके बाद आपने साइक्लिक फॉर्म में पढ़ा हुआ है, साइक्लिक फॉर्म, ये सब चीजों में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग पढ़ के ही यहाँ तक पहुंचे हो। स्केलर वेक्टर मेरे ख्याल से सब बहुत था। साइक्लिक फॉर्म में आपने ध्यान दिया होगा I क्रॉस J इज K, ठीक है, J क्रॉस K is I and K क्रॉस I is J। ये साइक्लिक फॉर्म में काम करता है क्या? I क्रॉस J is equals to K, J क्रॉस K is equals to I and K क्रॉस I is equals to J। ये हमने देखा था। ओके, अब देखो कंपोनेंट वाइज हम लोग आते हैं। अगर आपको a और b की वैल्यू दिया गया है तो हाउ टू फाइंड a क्रॉस b? a इज सपोज a1i प्लस b is a2i प्लस b2j। ओके, तो a क्रॉस b एक्चुअल में कैसे फाइंड होता है? इज डिटर्मिनेंट ऑफ i j k, ये सब याद है ना, सबको पता है ना? हेलो, यस सर। हाँ, अगर आपको a बार और b बार की वैल्यू दी गई है तो एक्चुअल में a क्रॉस b ऐसे फाइंड होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स, ये इसके बेसिस पे आप उसका आंसर फाइंड कर लोगे, ठीक। ये है आपका a क्रॉस b फाइंड करने का एक्चुअल तरीका, ठीक है।
एंड देन डिटरमिनेंट अपना मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना वो आता ही है, जो भी आंसर आएगा। जैसे सपोज अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हो गया a क्रॉस b। इसके बाद जो हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे वहां पे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कंप्यूटर का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। If suppose we have two adjacent sides of parallelogram and the question is to find the area of this parallelogram. तो सबसे पहले वेक्टर को भूल जाओ, सबसे पहले जनरल वे में किसी को पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या आता है? ये सब आपने बचपन में शायद पढ़ा होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हेलो, बेस इनटू हाइट। ओके चलो इतने देर के बाद सपोज ये मैंने हाइट ले लिया h, बेकार ना। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is actually base into height। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे इस डायग्राम के बेसिस पे हमारा बेस यहाँ पे ये OA दिख रहा है मैग्नीट्यूड वाइज ये सब, एंड हाइट हमारा h है। तो अगर मुझे हाइट फाइंड करना है, सपोज एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा, तो इन ट्रायंगल OCM या OMC, इन ट्रायंगल OMC हमें मालूम है अगर h फाइंड करना है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, h अपॉन OC। तो h की वैल्यू मिलेगी OC साइन थीटा। OC साइन थीटा मतलब OC का वेक्टर वाइज हम देखेंगे तो b बार है, तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड b साइन थीटा। ये आपका h की वैल्यू आ गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं बेस, बेस इज OA, OA इंटू हाइट, हाइट इज h या CM बोल सकते हो। तो यहाँ पे OA की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड वाइज मॉड A इंटू h की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है मॉड b साइन थीटा। एक सेकंड, यहाँ पे अब ये मीनिंग इसका बदल देगा आप लोग के चक्कर में। तो मॉड A मॉड b साइन थीटा, अब हमने अभी अभी देखा है मॉड A मॉड b साइन थीटा, मॉड A मॉड b साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A क्रॉस b, मॉड ऑफ A क्रॉस b। लेकिन ये ध्यान देते हुए, ये अच्छे से ध्यान देना है कि when we have mod A mod B sin theta then theta is angle between A and B। तो हाँ ये सही है, theta is हमने लिया है angle between A and B। So therefore area of parallelogram is mod of A cross B, mod of A cross B। इनफैक्ट ये छोटा सा जो डेरिवेशन आपने देखा ये भी आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, when we have two adjacent sides of parallelogram, two adjacent sides of parallelogram, let's say is A and B, then the area of parallelogram vector wise it will be A cross B and the magnitude of area of parallelogram is mod of A cross B। Similarly अब इसके बेसिस पे देखो, अगर आपको इसी के बेसिस पे नया फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल पे देखो अगर आपको सपोज इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, मैं हल्का सा दिखा रहा हूं आपको, तो आप समझते हो कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स दैट पैरेललोग्राम इन 2 इक्वल पार्ट्स, बराबर है ना। तो इसके बेसिस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बोलोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, जो ये पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अगर एरिया ऑफ किसी एक ट्रायंगल को फाइंड करने बोला तो जैसे मैंने कहा कि डायगोनल डिवाइड्स दैट पैरेललोग्राम इनटू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये हो जाएगा हाफ इनटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ इनटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन एक चीज और यहाँ पे गड़बड़ होता है, ये हम फॉर्मूला कब अप्लाई कर पा रहे हैं, व्हेन वी हैव द वैल्यूज a बार एंड b बार, द वैल्यूज ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर यही चीज ऐसा दे दिया, ट्रायंगल के केस में सिर्फ वर्टाइसेस देगा, ठीक है,
ABC दे दिया और फिर बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ, ध्यान दो, BA क्रॉस BC, एडजेसेंट साइड्स के हिसाब से जाना है, या आप बोल सकते हो हाफ ऑफ AB क्रॉस AC, या बोल सकते हो हाफ ऑफ CA क्रॉस CB। कोई एक, सब नहीं यूज करना है, कोई एक यूज करोगे, क्योंकि एज पर द फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम हमने देखा व्हेन A बार एंड B बार आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन इट्स एरिया इज A क्रॉस B एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ A क्रॉस B। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैंने एडजेसेंट साइड्स वाइज लिया, BA BC, AB AC या CA CB, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला। बेसिकली सबको ये याद रखना इजी होता है, AB क्रॉस AC। तो ऐसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब तक मैं जिसको जो पूछना है पूछ लो, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अब हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। सो मैं जा रहा हूं एक्सरसाइज 5.4 देखो, 5.4 सबके पास क्वेश्चन रहता ही है, देख सकते हो। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 द डेटा इज, ए बार दिया है 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के। बी बार दिया है i माइनस 4j प्लस 2k। The question is to find a plus b cross a minus b। तो मैं क्या करूंगा? a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा a प्लस बी। सोल्यूशन में सबसे पहले फाइंड करोगे a प्लस बी, a प्लस बी मतलब दोनों को ऐड करना है, तो इक्वल्स टू 3i माइनस j प्लस के, ये a क्रॉस b आया, a प्लस बी आया, सॉरी। नेक्स्ट इज a माइनस बी फाइंड करोगे तो 2i माइनस i प्लस 3j माइनस ऑफ माइनस 4j 7j माइनस माइनस के माइनस 2k इज माइनस 3k। ये आ गया a प्लस बी a माइनस बी। नाउ व्हाट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा, हमें लेना पड़ेगा i j k 3 माइनस 1 1 1 7 माइनस 3। अब डिटर्मिनेंट आप लोग को सॉल्व करने आता है, सब लोग फटाफट इसको सॉल्व करो, चलो कुछ तो हाथ पैर चलाओ अपना। खुद से करो। सबका हुआ? गुड। सो इट इज वेरी इजी। सही है, गुड।
ओके, फटाफट आंसर सबको आ रहा है, वेरी गुड। अब अगर सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 अगर देख रहे हो, द क्वेश्चन इज टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, नाम नहीं दिया है, मैं नाम ले रहा हूँ। लेट ए बार इज 0i plus j plus 2k and b bar is I plus j plus 0k। क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हम लोग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इस फॉर्मूला क्या है? प्लस और माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज प्लस और माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ जे के 0 which is now I 0 minus हो जाएगा 0, हो जाएगा 0 माइनस 1 बराबर है। देखते जाओ कुछ मुझसे मिस्टेक ना हो रहा है। बराबर है सर। ओके, तो ये वैल्यू है ए क्रॉस बी का। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी चाहिए, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 9 इज नथिंग बट 3। ये आ गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब जो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर इज वेरी इजी, प्लस और माइनस ए क्रॉस बी का वैल्यू आया था -2i प्लस 2j माइनस के, सो -2i प्लस 2j माइनस के अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज 3। दिस इज योर आंसर। सो आपका जो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, सेम ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। वही आप डॉट प्रोडक्ट के मेथड से जाते तो बहुत लेंदी था, लेकिन इस मेथड से आप जस्ट ऐसे सॉल्व करके आगे भाग सकते हो। हो गया ये सम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखो सब लोग, थर्ड को रहने तो मैं भी सॉल्व करूंगा, फोर्थ को देखो। फोर्थ सम को देखो। फोर्थ में क्या करोगे मुझे कोई बोलो, सॉल्व नहीं भी करोगे चलेगा, बोलो कैसे करेंगे। सर सेम जो अभी किया वही करेंगे, बस उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यस, जो भी आंसर आया, जैसे कि अगर यही सम होता, टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 5, तो मैं क्या करता, सेम वे से पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करता, एंड देन सिंस इट्स मैग्नीट्यूड इज 5 आई विल मल्टीप्लाई बाय 5 हियर एंड दैट विल बी योर आंसर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कोई बोल सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सोच के बोलो फटाफट, आप कुछ सोच के बोलो, इजी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3।
ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी इज √3 and A cross B is 2i plus j plus 2k. The question is to find angle between A and B. कौन क्या बोल सकता है, बोलो। किसी को कोई आइडिया है? सर इसमें तो दो मिल रहा है, कॉस और साइन थीटा। तेरे को एंगल पूछा है, कॉस या साइन कहाँ मिल रहा है, बता कैसे मिल रहा है। सर तो वो थीटा ए फाइंड कर। हाँ ए डॉट बी से कॉस और मतलब उसका हाँ, तो करेक्ट कैसे मिल आंसर रहा है? नहीं तू मिलेगा। अपने मन से बोल दिया, तू अपने मन से, बस तुझे सोचा नहीं, बोल दिया कॉस और साइन दोनों मिल रहा है। अरे कहाँ से मिल रहा है, जरा बता तो सही। फॉर्मूला में वो है ठीक है, लेकिन तुझे मिल कहाँ रहा है? तुझे थीटा फाइंड करना था, तुझे कॉस और साइन दोनों मिल ही नहीं रहा है। जो दिख रहा है उस पर ही भरोसा मत करो, जरा सोच के भी देखो। कोई है इतने स्टूडेंट्स में किसका दिमाग चल रहा है? हाँ सर। बोलो। सर फॉर्मूला डाल के हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए बार डॉट बी बार वो कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार, फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू आएगा वी नो 2i। इज, सौरभ ने इतना ही सोच के उसको लगा कि हमें एक कॉस, यहाँ तो एक एंगल थीटा नहीं मिल रहा, उसको दोनों कैसे मिल रहा था, वो बेचारा सोचा नहीं, उसको ऐसा दिखा। ये ऐसा होता है, राइट। अब यहाँ पे a डॉट बी की वैल्यू √3 दिया गया था, मॉड ऑफ a क्रॉस b आपको फाइंड करना पड़ेगा। इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 + 4 दैट इज 9 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ मिलेगा 3। तो ये आया 3 इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, √3 इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ना, अगर 2 डिवाइड बाय 1 किया, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 3/√3 इक्वल्स टू ए बी कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस tan थीटा। हमें सिर्फ एंगल से मतलब है और कुछ नहीं बोला है। tan थीटा इज 3/√3। इसको अगर मैं ये करता हूँ, रूट को यहाँ से हटाता हूँ, तो मिल जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू √3 ओनली। और थीटा का कौन सा वैल्यू tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है? tan 60 म्हणजे π/3। ये है मेथड। एक चीज और अगर आप ध्यान दोगे, अगर सोच पाओगे, एक और रिलेशन है, लेकिन उससे भी सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज एक रिलेशन यूज करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है उसमें भी। ये समझा सबको क्या कर रहे हैं? सौरभ तुझे समझा क्या करना था? हाँ सर समझा। हाँ, साइन कॉस तुझे मिल ही नहीं रहा है। हाँ सर हाँ। देखो एक रिलेशन में बता रहा हूँ, अगर आप लोग सोच पाते हो तो। सबको पता है a डॉट बी इज mod a mod b cos थीटा।
mod of A cross B is mod A mod B sin theta. So A dot B का स्क्वायर प्लस A क्रॉस B का स्क्वायर, यहाँ का क्या मिलेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, in which A square B square is common, you will get cos square plus sin square, which is 1. The answer will be A square B square. So relation between cross and dot, एक ये फॉर्मूला बनता है, relation between cross and dot. समझा कुछ? हेलो, हाँ सर। रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक फॉर्मूला क्रिएट होगा. अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो. 5 में क्या किया है, सर ये कैसे है? फर्स्ट अभी मैंने बोला ना, किसी को समझा तो प्लीज बोल दो एक बार. भाई उन दोनों Anyone? को एक्सपांड कर और कैंसिल कर दे, लास्ट में ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल जाएगा. तूने शॉर्टकट में बोल दिया. और कोई है, कोई और समझा सकता है? हेलो, अभी खुद से नहीं बोलोगे तो मैं किसी का नाम लूंगा, पहले बता रहा हूँ. ए डॉट बी मतलब मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी मतलब मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा. जब हम लोग उसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, वो 1 बन जाएगा. फिर जो बचेगा वो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. समझा अमन भाई कुछ? हाँ हाँ. क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में अगर सब लोग देख रहे हो तो यही फॉर्मूला से सब आंसर आ सकता है ना? हाँ. है कि नहीं? सेम फॉर्मूला से आंसर आ सकता है. वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वी यहाँ पे यूज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी यहाँ यूज हो गया. जस्ट टू फाइंड यू डॉट वी, ये आराम से आ जाएगा. सेम थिंग विथ सेकंड सम आल्सो. यहाँ पे डॉट में दिया है, क्रॉस पूछा है, तो ये आप लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, समझा सबको? 5 कर सकते हैं? हाँ सर. ओके, सो उसके बाद अगर आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 देखो. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा उसमें एक करेक्शन है. वी हैव टू प्रूव दैट 2a minus b cross 2a plus b equals to 4a cross b. LHS is 2a minus b cross a plus b. यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये 2 दोनों में से कोई एक 2 को हटा दो. दोनों 2 नहीं हो सकता, अदरवाइज गड़बड़ होगा. देखो कैसे, मैंने कोई एक 2 रखा है. देखो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है a माइनस बी और a प्लस बी का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल a का क्रॉस a के साथ, a का क्रॉस b के साथ. सो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, देन माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b. ये दिख रहा है सबको? अब
हमने क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में पढ़ा था, since each and every vector is parallel to itself, each and every vector is parallel to itself, and in case of parallel vectors cross product is zero, cross product is zero, therefore a cross a और माइनस b क्रॉस b ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a। अब थोड़ा सोच सकते हो तो a क्रॉस b, ये माइनस b क्रॉस a है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो साइन चेंज होगा, प्लस a क्रॉस b हो जाएगा। सो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b इज 2a क्रॉस b एंड 2 टू द 4a क्रॉस b, यही आपको प्रूव करना था। दिस इज योर RHS। सो इसलिए अगर पहला वाला 2 भी रखेंगे तो ये 8a क्रॉस b आ जाएगा, तो अब ये प्रूव नहीं होगा, तो इसलिए दोनों में से कोई एक 2 को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। हो गया। हेलो, हो गया। हाँ सर। ओके, इसके बाद मैं देख रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर ये 6 था, 7 8 10 7 ये 3 क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क करोगे, 7 8 10, 9th में सॉल्व करूंगा। हेलो हेलो सर। हाँ बोल। सर हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। भैया नेटवर्क क्या? हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे रुक जा भाई, होमवर्क मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 10। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अभी आई सर, अभी आई। आ रही है सर। अचानक क्या हो जाता है? हेलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके हाँ ठीक सर है, आ चल। रहा है आवाज। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन नंबर मैंने बोला 7 8 और 10, ये 3 मैं होमवर्क दे रहा हूँ, या आप लोग सॉल्व करोगे, और जो हमने सॉल्व किया है उसको भी अच्छे से देखोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर्स अब ये लेंथी टॉपिक बनने जा रहा है, धीरे धीरे कंसेप्ट वापस बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उतने कंसेप्ट नहीं बढ़ेंगे, बट उसके नेक्स्ट लेक्चर के वापस